He has done his BSc in horticulture science and is active in social and cultural activities. Sir, we are truly privileged to have you speak to us on the topic, how does my religion look at the earth or nature? I invite you to present the tribal perspective on this topic. Over to you, Mr. Vijay Burkud. Good evening, Father, and good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes. So I am extremely sorry that I am not much familiar with English. So I'll switch in English, Hindi, and Marathi. It will be okay for you? Yes, sir. Yes, yes. Yeah. So Johar to everybody. Johar is the greeting word to of Adivasis, tribals, and Jal, Jungle, and Jamin, rain, forest, and land is the basic thing of tribals. यही उनका वेल्थ है। और जैसे कि हमने बोला है नेचर के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है ट्राइबल्स का, और मदर अर्थ के बारे में, तो नेचर और आदिवासी अलग नहीं हो सकते हैं। नेचर से आदिवासी कल्चर, आदिवासी आदमी ट्राइबल को अलग नहीं कर सकते हैं। उनका कल्चर ही उसी में निहित है। उसको अगर हम नेचर से हटा देंगे तो वो ट्राइबल कल्चर नहीं रहेगा, उसको हम ट्राइबल कल्चर नहीं बोल पाएंगे। तो ये एक ही है। अभी नाउ मॉडर्न डेज बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई है। थोड़ा सा बेसिक इसमें हम लोग बात करेंगे इस तरह की, इसका लिटरेचर में सब मौखिक रूप से, मतलब ओरली सब इसका जो भी जानकारी है वो ज्यादा करके है। इसका लिटरेचर ज्यादा करके अवेलेबल नहीं है जिसको हम स्टडी कर पाएंगे। तो कुछ जो लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी है कि इसके बारे में अधिक जानकारी ले पाए हम लोग, और ट्राइबल के कल्चर के बारे में, उनके फेथ के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, तो वो तो रिसर्च पेपर के लिए जिन्होंने बनाया उतना ही अवेलेबल है। बाकी जो जिसके बारे में हम बात कर पाएंगे वो तो ओरली जितना चले आ रहा है ट्रेडिशन से, जनरेशन टू जनरेशन जो हमको पता चल रहा है वही हमारे पास अवेलेबल है। तो उसी आधार पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ट्राइब के पर्सपेक्टिव से, आदिवासी वारली ट्राइब के पर्सपेक्टिव से नेचर के बारे में हम कैसा ख्याल करेंगे, और मदर अर्थ के बारे में हम लोग कैसा क्या सोच है हमारी, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरा सोच भी जैसे मैंने बताया तो एल्डरली पीपल से बात करके, और जो थोड़ा बहुत लिटरेचर अवेलेबल है वो लेकर के, और जैसे कि मैं जन्म से अब तक बड़ा हुआ, जो देखा है, जो समझा है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों में हमारा कल्चर या हमारा अस्तित्व निर्भर है। इसके अलावा हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो हम लोग ये नारा सभी जगह पर देखते हैं, खासकर वर्ल्ड इंडिजिनस डे के दिन जल, जंगल, जमीन के बारे में हम सुनते हैं कि हम लोग ने उसको कंजर्व करने के लिए, और यदि हम जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं तो उसमें ट्राइब्स भी आते हैं। वो उससे अलग नहीं है, वो उसी में निहित है। तो हम लोग नेचर को कंजर्व करेंगे तो ही हम लोग ट्राइब्स को कंजर्व कर पाएंगे। ट्राइब्स को कंजर्व करेंगे तो नेचर अपने आप ही कंजर्व होगा। ये ट्राइबल्स का पर्सपेक्टिव है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसी वक्त उसको एक ब्लेसिंग दिया जाता है। एल्डरली वुमेन वो देते हैं, तो उसको बोला जाता है कि जैसे बेल बोलते हैं हम लोग, जैसा पौधा है जिसको दूधी वगैरह लगता है, पापड़ी लगता है, तो वो वेल जैसा बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ना है। उसको कोई हानि नहीं करना है कि वो
पौधा मारे बिना उससे उससे प्रोडक्ट भी लेना है, और उसको कंजर्व भी करना है। मतलब उसको उसके पास से हमने हमारा बेनिफिट ले लिया और बाद में वो बेला को मार दिया, वो फिनिश हो गया, ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। तो बच्चे का जन्म होता है, तब से उसको यह सीख दी जाती है कि वो एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करेगा। तो वो लोकल सेइंग रहेगा, मतलब जो भी सेइंग है उसके थ्रू उसको ये ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, लिखित लिटरेचर नहीं है, तो उसको वर्बली वो जन्म के समय से जब उसको नाम रखने का रिचुअल होता है, तब से उसे कुछ बातें बताई जाती है। और उस उसको नेचर के बारे में अवेयर किया जाता है। और जैसे हमने बोला कि उसको जंगल का राजा कहा जाता है, तो एक सहींग है, वारली ट्राइब्स में हम बोलते हैं कि इफ यू born इन ब्राह्मण फैमिली, यू विल डाई आफ्टर स्टडिंग एंड राइटिंग, and if you born in uh, merchant's house, you will die weighing the things, and if you born in tribal family, you will be uh, king of जल जंगल एंड जमीन। सो उसको नेचर में ही उसका अस्तित्व निर्भर है कि वो उसी के बारे में उनकी सोच है हर पल। मतलब जैसा उनका जन्म से उसका जीवन आगे बढ़ता है, उसका पूरा वो ग्रो करता है, तो उसका पूरा सब नेचर के साथ ही उसको बोला जाता है कि ये करो ये मत करो। तो उसकी शिक्षा इस प्रकार से होती है। अभी तो मॉडर्न जमाने में बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जैसा हम और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो उनका एक धर्म ग्रंथ है, उसके आधार पे उनका थियोलॉजी है, फिलोसफी है, उस आधार पे जाते हैं। तो ये अलिखित जो चीजें अवेलेबल है, उसके द्वारा एल्डरली पीपल, खास करके एल्डरली वुमन, और कोई रिचुअल रहेगा उस वक्त एल्डरली मैन भी, बुजुर्ग लोग उनको इस बारे में पढ़ाते हैं। और वो जब जो भी कुछ करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती करना है उसका उतना ही लैंड वो साफ करेंगे। मतलब कोई भी नेचर को हार्म किए बिना, मानो उनको पेड़ की कटाई करना है, तो पेड़ को इस तरह से नहीं काटेंगे कि वो पूरा खत्म हो जाएगा। वो उसको प्रूनिंग करेंगे, उसको कटाई नहीं बोल सकते हैं, उसको प्रूनिंग करेंगे। तो वर्टिकल प्रूनिंग करेंगे तो वो आगे चल करके उसका लाइफ और बढ़ेगा, सीधा बढ़ेगा। तो खेती के लिए जंगल साफ करते वक्त इतना ही साफ किया जाता है कि जो आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, जो आप उगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, उसको सनलाइट मिले, उतना ही जंगल वो साफ करते हैं। और उसके अलावा वो जंगल को या नेचर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। और उनका जरूरत बेसिक थिंग्स है, वो मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो क्लोथिंग भी तो बहुत लिमिटेड है। फूड एंड शेल्टर, शेल्टर के लिए वो लकड़ी लाएंगे, घर बनाने के लिए कच्चा मिट्टी का घर, उतना ही वो नेचर में से लेंगे जितना उनका जरूरत है, जितना उनका नीड है, नहीं कि जितना उनका ग्रीड है। तो जितना नीड है उतना ही वो जंगल से ले लेंगे। और जो भी खेती करना है, उसका जो भी बीज है, सीड है, तो उसकी पूजा करेंगे। मतलब वो ही एक तरफ से उनको पालन पोषण करने वाला उनका भगवान है, ये उनका फेथ है, वो उनका क्रिएटर है। तो बीज का पूजा अर्चा करेंगे, रिचुअल करेंगे, उसके बाद ही वो कल्टीवेशन के लिए वो सीड यूज करते हैं। और कुछ भी खेती का काम आरंभ करने से पहले वो लोग पूजा अर्चा करते हैं। जो जो भी सारी चीजें नेचर से कनेक्टेड है, वो पेड़ पौधे लेना है, पूजा अर्चा की जो भी सामग्री है, वो बाहर से आई हुई बहुत ही कम चीजें हैं। जैसे कि दिया लगाने के लिए ऑयल लाना है, दिए का ऑयल, वो ही बाहर से आएगा।
बाकी सिर्फ वासी के लिए वो कपास भी तो उनका खेत में से अवेलेबल होगा वही, मतलब बहुत ही कम चीजें बाहर से मतलब प्रोसेस किया हुआ आएगा। बाकी सब चीजें वो नेचर से रिचुअल के लिए भी यूज करते हैं। जो भी उनका खेती के लिए है, उनका शादी ब्याह के लिए है, बच्चे के नामकरण के लिए है, तो पूरा नेचर के लिए निर्भर है। और ये चीजें लेते वक्त वो ध्यान रखते हैं कि उसको नेचर को कोई भी हार्म नहीं होगा, और नेचर को कोई तरफ से वो पूरा खत्म नहीं होगा, ये हिसाब से वो चीजें लेते हैं। मान लियो उसमें से कुछ लेना है, तो 100% नहीं लेंगे। कुछ चीजें जैसे कि जड़ी बूटी लेना है उनको, तो वो ध्यान रखते हैं कि वो पूरा से खत्म नहीं हो जाएगा। वो उसका रूट इतना जमीन में दबा के रखते हैं ताकि वो फिर से ग्रो कर पाए। तो ये प्रिंसिपल वो फॉलो करते आए हैं, सालों से वो फॉलो करते हैं। और इसकी वजह से और जो उनको लगता है कि ये पेरिस होने वाला है, तो वो लेकर के घर के पास लगाकर उसको कंजर्व करेंगे कि ये कैसा आगे चलकर भी ये स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज या जो भी आयुर्वेदिक प्लांट स्पीसीज है, वो आगे भी ग्रो कर पाएगा, वो पूरा तरह से खत्म नहीं होगा। इस तरह से जो वैद्य लोग हैं वो भी मतलब वो प्रोटेक्शन करते हैं नेचर का, प्लांट का, सबका। और उनका जो खेती के बारे में जैसे मैंने बताया, तो जब उनका पहला ज्यादा करके यहाँ के ट्राइबल्स में जिस बारे में बात कर रहा हूँ, तो पैडी का कल्टीवेशन ज्यादा करके होता है अनाज के लिए। तो उसका जो भी पहला उपज आता है, तो उसमें भी एक नेचर के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल रखा हुआ है। मतलब वो टाइम टेबल सभी ट्राइब फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्राइब इंडिया के अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, वो उनका टाइम टेबल फॉलो करते हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब ऐसे ही स्पॉन्टेनियस नहीं है। जैसे कि आपको धान काटने के बाद उसको थ्रेशिंग करना है, तो आपके खेत का जितना आपने खेती है, पूरा कटाई होने तक, मतलब आधा कटाई हुआ और आधा आपका थ्रेसिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो पूरा गांव का कटाई होगा, और गांव का कटाई हो जाने के बाद एक गांव देवता का पूजन होगा, जहां पर सभी लोग एक इकट्ठा होकर के सामूहिक तरीके से वो रिचुअल करते हैं। और उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है, ना कि कोई एक उसका सभी विधि चलाता है। तो उसमें जो भी खर्चा उठाना है मान लो, या जो भी करना है, तो पूरा ट्राइब का कंट्रीब्यूशन रहता है। और उस गांव का वो रिचुअल पूरा हो जाने के बाद उन्होंने वो ट्रेसिंग का काम शुरू करना है, दूसरा कुछ काम करना है वो भी करना है। जैसे हम लोग ज्यादा करके आप लोगों में से भी सबको पता होगा कि एक तारपा डांस है ट्राइब का। वो डांस भी ये नेचर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। अभी हम लोग मॉडर्न टाइम में कुछ भी प्रोग्राम है तो वहां पे कुछ इनोवेटिव दिखाना है, तो हम लोग तारपा डांस करते हैं वहां पे, वो तारपा लेकर के। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्राइबल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कौन से भी टाइम पे नहीं उसको बजा सकते हैं। हम लोग मॉडर्न टाइम में तो कौन सा भी फंक्शन रहेगा तो वहां पे ट्राइबल्स को बुला करके वो कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो तारपा डांस करते हैं, तारपा बजाते हैं, उसको एक टाइम टेबल है। तो वो धान का कटाई पूरा हो जाने के बाद वो गांव देव सब वो गांव का देवता का पूजा अर्चा हो जाने के बाद ही वो ऑफिशियली वो सब कर सकते हैं। तो अभी भी हम लोग गांव में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो ओल्ड ट्राइबल्स थे वो तो आपको बताएंगे कि मॉडर्न कुछ फंक्शन वगैरह के लिए हम लोग ये तारपा बजाते हैं, तो वो गलत चीज है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू नेचर के टाइम टेबल के साथ नहीं है। तो वो इस तरह से बोलते हैं। और वारली पेंटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, वो भी तो
आजकल वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसका फैशन डिजाइनर यूज करते हैं, इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर उसको यूज करते हैं। लेकिन वारली ट्राइब में वो एक रिचुअल का भी पार्ट है, वो खाली पेंटिंग, सिर्फ पेंटिंग नहीं है, और वो बनाने का विधि भी बहुत ही अलग होता है। जैसा हम लोग फाइन आर्ट की तरह पेंटिंग करते हैं उसी तरह नहीं होता है। तो उसको जो भी सुवासिन बोलते हैं हम लोग, विवाहित महिलाएं, वो ही शादी के वक्त उसका यूज करते हैं। और उसको चावल लेके, और चावल भी कौन सा भी नहीं लेना है, जो चावल, अगर शादी के दिन ही ये सब पेंटिंग होता है ज्यादा करके घर की मिट्टी के दीवारों पर। और उसके लिए जो पेंट बनेगा, वो जो घर के लिए खाना बनने बनने जा रहा है, जो चावल को मतलब पैडी को थ्रेसिंग किया है, और वो चावल मिल में धान मिल में जाकर मिलिंग, मिल में तो नहीं होता था पहला, वो घर पर ही उसका मिलिंग होता था, वो उखली में। तो वो मिलिंग करके वो जो चावल रहता है उसी में से चावल लेना है वारली पेंटिंग बनाने के लिए, शादी के समय के लिए। तो वो ही वैलिड है। तो वो चावल लेके उसको भिगा करके उसको पेस्ट बनाएंगे पतला सा। और जो ब्रश बनेगा पेंटिंग ब्रश, वो भी तो खजूर का ट्री होता है, यहाँ वाला महाराष्ट्र वाला, राजस्थान वाला खजूर नहीं, वो खजूरी का ट्री होता है, उससे वो ब्रश बनाएंगे वो, और उससे ही वो पेंटिंग होता है। और पेंटिंग के द्वारा अलग अलग मैसेज देना है, वो ब्राइड ग्रूम को राजा रानी के तौर पर वो दिखाते हैं। एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है जिसको चौक बोला जाता है। चौक तो रेक्टेंगल ना, स्क्वायर स्क्वायर रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारा पेंटिंग उसमें मतलब है। लड़की का चौक है तो उसने कुछ अलग से सिंबोलाइज किया है। लड़के का वो चौक निकाला है, पेंटिंग है, तो उसमें अलग से कुछ सिंबोलाइज किया है। और उसका कुछ सभी लाइन, ट्रायंगल है, लाइन है, तो उसका अलग से मीनिंग है। तो जो महिलाएं बनाती है उनको ही ठीक से वो मालूम है। आजकल तो बहुत मॉडर्न आर्टिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब बहुत ही गहरा है। और उसके बिना वो शादी का कार्यक्रम नहीं होता है। वो पेंटिंग के सामने बैठकर ही करना है, लेकिन उसके लिए जो भी चीजें लगते हैं सब नेचुरल चीजें रहती है, नेचर से आती है। और मैंने जैसे बताया, पहला वाला पॉइंट एक मैंने अधूरा छोड़ दिया, जिसमें मैंने बताया कि खेती का पूरा हार्वेस्ट, कटाई होने के बाद उसका थ्रेसिंग नहीं करना है जब तक गांव देवता की पूजा अर्चा नहीं होती है। तो गांव देवता की पूजा अर्चा हो जाएगी, उसके बाद भी जितना भी हार्वेस्ट है उसका थ्रेसिंग होगा, और उसका जो पहला उपज है वो खाना है। तो वो बहुत बड़ा त्योहार होता है वारली ट्राइब में। और उस त्योहार के दिन घर के सभी ही सदस्यगण उपस्थित होने चाहिए। घर का एक भी सदस्य वहां पर नहीं है तो वो पोस्टपोन किया जाता है। घर के सभी सदस्यगण और आजू बाजू में वो बस्ती है, वहां के आजू बाजू के रिश्तेदार और पास पड़ोस के भी सभी ट्राइबल्स लोग इकट्ठा होते हैं। और जिस दिन ये पहला उपज, नया उपज खाने शुरू करना है, उस दिन वो 9 प्रकार की सब्जियां, वो भी नेचर से ही लाना है, 9 अलग अलग प्रकार की। और उसमें अलग अलग प्रकार का मेडिकल प्रॉपर्टीज भी है। तो ऐसा सारा सब्जी ला करके वो लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं। पूजा घर का जो मुखिया होता है वो दीप जलाता है, और वो पूजा अर्चा हो जाने के बाद वो पेड़ के पत्ते पे वो सब सर्व किया जाता है। और जो पुरुष लोग हैं वो पुरुष पुरुष लोगों को खिलाएंगे, और जो औरत लोग हैं वो औरत लोग औरत लोगों को खिलाएंगे। और जो पुरुष पहला बांटता है सभी को, जो पहला उपज है, जैसे हम पोहा बोलते हैं उसको, लेकिन वो मिलिंग वाला नहीं, घर में किया जाता है। और उसका भी करने का विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो सबको खिलाने से पहले जो मुखिया होता है वो हाथ में लेकर के उसको चारों दिशा में थोड़ा थोड़ा फेंकता है वो धान।
अनाज फेंकता है, तो पहले जब मैं छोटा था मुझे भी लगता है ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसको कटाई कब करना है, उसका थ्रेसिंग कब करना है, उसको कैसे वो बनाना है, और उसके बाद में वे फेंकते क्यों है। तो मेरे दादाजी ने एक बार मुझे समझाया था, वो जो फेंकते हैं तो मैंने जैसा बोला वो बहुत बड़ा त्योहार होता है ट्राइबल्स में। पहला उपज, पहला हार्वेस्ट का पहला उपज जब हम लोग खाने को शुरुआत करते हैं सीजन के बाद, तो घर के सभी सदस्यगण तो होते ही है, रिश्तेदार लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, और जो वो फेंका जाता है चारों दिशाओं में, वो घर में जो कीड़ा मोंगी होता है उसके लिए वो फेंका जाता है। वो दादाजी ने मुझे समझाया, और उन्होंने बताया कि अभी रात में ये फेंका है, इसको झाड़ू नहीं लगाते हैं, जब तुम सुबह उठकर देखोगे तब देखना यहाँ पे एक भी दाना बचा नहीं होगा। वो वो सब कीड़ा मुंगी उसको उठा करके लेके जाते हैं। तो जो पहला उपज है वो खाली सिर्फ घर के सदस्यगण नहीं, तो घर में जो भी नेचर का बायोडायवर्सिटी, जो भी जीवित प्राणी, जो भी कीड़ा मुंगी जो भी है, वो सभी को मिलता है। और ये सब सिख ट्राइबल के द्वारा दिया जाता है। और अ, इस तरह से वो नेचर का केयर करते हैं सभी का। इस रिचुअल में भी, इस फंक्शन में भी उसको पूरा जल जंगल जमीन नेचर, हम लोग धरतरी को मतलब मदर अर्थ को धरतरी माता बोलते हैं। तो धरतरी माता पर और नेचर हेलो। Yes, sir. You हेलो। Continue, continue. Yeah, sorry, so it was from my side or from your side, I don't know, but here in village we have net problems, so extremely sorry for that. तो जैसे मैंने बताया कि उनका सब रिचुअल में तो पूरा नेचर का ख्याल किया गया है, सोचा गया है, उसको इंक्लूड किया गया है। इवन कीड़ा मुंगी को, इंसेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो उनके बारे में ट्राइबल पर्सपेक्टिव से केयर किया जाता है, और वो उनके लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ज्यादा करके अगर हम लोग नेचर को कंजर्व करने की बात करेंगे, या फिर मदरलैंड के बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में बहुत सारा एपिसोड एपिसोड हुआ है अलग अलग रिलीजियस और कम्युनिटी पर्सपेक्टिव के द्वारा। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक अलग से एक दृष्टिकोण ऐड करना चाहूंगा कि ट्राइबल से वो बहुत ही नेचुरल लाइफ जीते हैं, जो मनुष्य की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसका मतलब जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने ये सब रिचुअल बनाए हैं, तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने किया है। एक दो उदाहरण दूंगा मैं। जब एंगेजमेंट का प्रोग्राम होता है, हम लोग बंधोवनी बोलते हैं, तो उस वक्त जो मुखिया होता है, जब ये सब अ, किया जाता है एंगेजमेंट का प्रोग्राम, तो लड़के वाले लड़के वाले के घर जाते हैं। पहला कुछ बात हुआ रहेगा उनका, अरेंजमेंट अरेंजमेंट हुआ रहेगा, तो जाते हैं, फिर भी उनको आमने सामने बता करके उनका कंसेंट लिया जाता है। और उस टाइम अलग अलग अंडरस्टैंडिंग
अलग अलग सोच ट्राइबल्स के बारे में हर किसी को रह सकता है। लेकिन मैंने जो देखा, मैं भी अचंभित हुआ कुछ चीजें सुनकर कि इतना वैल्यू उसमें सोचे गए हैं, इतना वैल्यूएबल चीजें बताई जाती है। जैसे कि मैं बात करूंगा एंगेजमेंट के दिन, वो उनका कंसर्ट लेना तो जरूरी ही है। और वो कंसर्ट लेने के बाद वो रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कंसर्न है तो हम लोग वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं एंगेजमेंट का। और उससे बताया जाता है कि आज से ये दो दो घरों का रिलेशन, घरों का रिलेशन बांधा गया है। और आज से ये एक दूसरे के घर पर जा सकते हैं। इनको गांव में ऐसा ट्रेडिशन है कि अगर कोई ऐसा अ, बिगर पहचान वाला आदमी किसी के घर पानी पीने या ऐसा जा सकते हैं हम लोग। लेकिन कोई रिलेशन के रूप में देखा जाएगा तो गांव वाले उसको सवाल करते हैं। और ट्राइबल्स का कोई भी रिचुअल या कोई भी विधि इंडिविजुअल नहीं होता है, उसमें पूरा कम्युनिटी शामिल होता है। तो ही वो रिचुअल को पूरा माना जाता है। मान लीजिए कि कोर्ट मैरिज है, ऐसा इंडिविजुअल जाके किया, वो ट्राइबल के पर्सपेक्टिव से वो मान्य नहीं है। तो एंगेजमेंट के बाद उनको अलाउ किया जाता है एक दूसरे के घर पर जाना। और महल। हेलो। Yes, sir. Audible, audible. The video on speak. That patch out with the consent. Ah. हेलो। Yes, yes. तो मैं बात कर रहा था, उनको एक दूसरे के घर पर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन वो जो एंगेजमेंट का रिचुअल करने वाला मुखिया होता है गांव का, वो स्पेसिफिकली बताता है कि ये आपका एंगेजमेंट आज से हो गया है। लेकिन आपको एक दूसरे के घर पर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ध्यान रखना है कि सूरज डूबने के पहले आप लोग अपने अपने घर होना चाहिए। आपको एंगेजमेंट के बाद ये एक दूसरे के लड़का लड़की को एक दूसरे के घर पर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये सूरज डूबने से पहले, दिन ढलने के पहले के लिए है। अ, अ, आपका मतलब रात होने से पहले आप लोग अपने अपने घरों में रहना चाहिए। तो ये इतना अच्छा सिख ट्राइबल दे सकते हैं। तो ये बनाने वाले, ये रिचुअल बनाने वाले, ये सीख देने वाले आजकल के मॉडर्न टाइम में हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अचंभित करने वाला ये विचार है कि आपका शादी नहीं हो गया है तो आपको रात आपका फियांसे फियांसे के घर में नहीं रहना है। ये एंगेजमेंट के वक्त बताया जाता है। अभी कईयों के मन में सवाल होगा कि आप लोग देखेंगे कि शादी से पहले उनको संतान हुई है, तो इतना स्ट्रिक्ट है तो ये सब कैसा होता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा कि जो भी संतान है वो लोग फेस करते हैं। उनका थोड़ा समाज में बदनामी होगा या कुछ होगा, वो लोग फेस करते हैं। लेकिन जो चीज हुआ है उसका मतलब उसमें वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी नेचर के पर्सपेक्टिव से है ह्यूमन नेचर जो है वो इसमें कुछ मेरे ख्याल से उसमें कुछ वैल्यू है। और वो ट्राइबल उसका ध्यान रखते हैं। और उसके हिसाब से उनके रिचुअल भी है, उनके कायदे कानून भी है। तो जो कुछ भी हुआ उनके
मान ले शादी से पहले संतान है, तो वो लोग जो भी मतलब अबॉर्शन करके वो मतलब इस कान की खबर उस कान को हुई नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो भी परिस्थिति सामने आती है उसको फेस करते हैं। तो ये भी नेचर का एक बहुत बड़ा देन है कि जो ह्यूमन नेचर है उसको आधुनिकता, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से छुपा कर अपना प्रिंसिपल नहीं दिखाते हैं, तो वो जो भी हुआ उसको फेस करके उसमें से जाते हैं, उनका बदनामी होगा, ये सब चीजें है। तो ऐसा कुछ होगा तो उनको मतलब ये ट्राइब में ये सब चलता है, ऐसा नहीं, उनको रिस्ट्रिक्शन है। उनको शिक्षा मतलब उनको उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है। मान मान लीजिए कि गांव से उनको बाहर निकाल दिया या उनको दंडित किया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो इस ट्राइबल्स में कॉमन है या वो स्वीकारा जाता है, ऐसा नहीं है। उनके भी मोरल वैल्यूज है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ, मान लीजिए उन्होंने इंटरकास्ट किया या शादी से पहले कुछ संतान हो गया या ऐसा कुछ भी गलती है, तो उसके लिए वो लोग उनको गांव में जो भी रिचुअल होता है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन उनको जिंदगी जीने से कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। उनको बेदखल या गांव से बाहर निकाल दिया या मारपीट कर दिया, ऐसा नहीं होता है ट्राइब्स में। उसका मतलब इनमें मोरल वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं नेचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जो मेल एंड फीमेल में नेचर ने जैसा अट्रैक्शन दिया है उस हिसाब से जो चीजें होती है, तो वो मॉडर्न जमाने के तरह है। वो कॉन्ट्रासेप्शन या अबॉर्शन से छुपा कर वैल्यूज दिखाना, ऐसा ट्राइब में नहीं दिखेगा। इसका मतलब मैं अदर कम्युनिटी में ये सब ऐसा चलता है ये नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ पे नेचुरली लोगों ने प्रिंसिपल, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ऊंचा प्रिंसिपल है कि वो लोग कुछ भी सामने आए उसको फेस करते हैं, बच्चे उनको रेज करते हैं और उनका लाइफ जी सकते हैं अच्छा तरह से। उनको कोई गांव के बाहर नहीं निकालेगा, मारपीट नहीं करेगा। तो एक तरफ से ये भी नेचर का ख्याल करते हैं और जो हुआ है उसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा शादी के बारे में। और शादी के जो रिचुअल होता है उसमें एक शादी का तो पहले जमाने में जैसा सभी को मालूम है, सिर्फ ट्राइबल्स में नहीं, अन्य कम्युनिटी में भी थोड़ा सा माइनर एज में शादी होता है, जैसे बाल विवाह बोलते हैं हम लोग। तो उस टाइम पूरा टीचिंग दिया जाता है कि संसार फैमिली बनाने के बाद सब जो कुछ करना है वो ट्राइबल गीतों के द्वारा द्वारा उनको बताया जाता है। कैसा फैमिली चलाना है, बच्चों को रेज करना है, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करना है, नेचर को कैसा इंक्लूड करना है हमारे लाइफ में, नेचर का कैसा प्रोटेक्शन करना है, यह सब गीतों के द्वारा उनको सिखाया जाता है। पहले की शादियां ट्राइबल्स में 8 दिन से 15-15 दिन चलती थी। 15-15 दिनों में ये सब गीत बोल करके वो माइनर ग्रूम एंड ब्राइड एंड ग्रूम थे, उनको सब टीचिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता था। और उसमें पहला बात है कि पहला ग्रीटिंग्स देना है, वो सिखाया जाता है उनको ग्रीटिंग्स करना। तो पहला ग्रीटिंग्स देना है उसको धरतरी जोहार, मीन्स मदरलैंड को पहला सम्मान देना है। उसके बाद कंसरी जोहार मतलब कि ग्रेन फूड, उसको भी देवता का दर्जा दिया गया है। पहले तो धरतरी मदर अर्थ को पहला ग्रीटिंग दिया जाता है शादी के टाइम पर। उसके बाद कंसरी मतलब हमारा जो जीवन हम जीते हैं खाना खा करके, तो जो उपज है, जो धान है, उसको जोहार। उसके बाद गावतरी जोहार, गावतरी का मतलब है जो भी पशुधन है, खास करके गाय और बकरियां, भेड़ बकरियां, वो है। तो पहला ग्रीटिंग धरतरी मतलब मदरलैंड को, दूसरा ग्रीटिंग कंसरी मतलब ग्रेन एंड फूड को, क्रॉप्स को, और तीसरा ग्रीटिंग है गावतरी मतलब पशुधन को, जो भी उनके पास पशुधन है। तो इससे हमको समझ में आएगा
कि ये पहला स्थान दिया गया है नेचर को, मदरलैंड को, क्रॉप्स को, पशुधन को, बायोडायवर्सिटी को, सभी को पहला स्थान दिया गया है। उसके बाद में चौथा स्थान आता है माए जोहार, मतलब माता को जोहार, और वाटर घाट को जोहार, मतलब रूट पाथ जहां से हम आते जाते हैं उसको जोहार। और उसके बाद में एक बड़ा लिस्ट रहता है, सरकार दरबार, मतलब गवर्नमेंट असेंबली, गांव का मुखिया, पाटिल, सब सभी को जोहार। लेकिन पहला दर्जा दिया गया है मदरलैंड, क्रॉप, कंसरी और गावतरी, मतलब पशुधन, ये तीन चीजों को पहला स्थान दिया गया है। और शादी के रिचुअल में भी अगर एक एक वर वधु की शादी है तो 9 खंबे वाला मंडप होता है, और एक से ज्यादा है, दो मान लीजिए दो वधूवर है तो 12 खंबों का मंडप होता है। उसका भी सब मतलब डायमेंशन लिखा हुआ है, सही है, फिक्स है। तो और वो जो जंगल से खंबा मंडप बनाने के लिए लाना है, वो खास रिचुअल करके लाते हैं। वो भी मैंने जैसे पहले बताया कि वो तोड़ते वक्त वो जो भी पेड़ का खंबा निकाल रहे हैं, वो पेड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, आगे चल के उसमें सूट आएगा और वो फिर से ग्रो करेगा। इस तरह से उसको तोड़ा जाता है। तो अ, इस हिसाब से मतलब नेचर में कोई भी नेचर से हमको जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेना है, लेकिन वो फुल्ली वेनिश नहीं हो जाएगा। उसका पूरा पूरा ख्याल पूरे टीचिंग में जन्म से लेके शादी तक, मरने तक वो बताया जाता है, और उस हिसाब से नेचर के बारे में केयर किया गया है। और वो बच्चों के मन में वो सब पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, और मदरलैंड के बारे में भी पढ़ाया जाता है। और जैसे कि पहले वाले एपिसोड में मैंने सुना कोल माइंस या सब उसके लिए वो ट्राइबल्स को वहां से हटाया जाता है। अभी मैं स्पेशली उसका उल्लेख करूंगा कि गवर्नमेंट एक्ट के तहत ट्राइबल्स को फॉरेस्ट का पट्टा, मतलब एक फॉरेस्ट की लैंड उनको दी गई है। और बहुत सारी जगह पर हमने देखा है प्रैक्टिकली कि जो लैंड फॉरेस्ट गार्ड है, उनका पूरा स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फिर भी उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल्स को अलॉट करके दिए गए हैं, तो आप लोग मान लीजिए आप हाईवे से जाते वक्त पहाड़ देखोगे, तो ऊपर का हिस्सा जो फॉरेस्ट अभी भी फॉरेस्ट के अंडर है, वहां पे थोड़ा सा कटाई हुई है। लेकिन जो लैंड एरिया ट्राइबल्स को दिया है, वहां पे आपको ग्रीनरी दिखेगा। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्चुअल एम जितना फॉरेस्ट का परसेंटेज लैंड में होना चाहिए वो मेंटेन हो पा रहे हैं। इससे हम लोग जान पाएंगे कि ट्राइबल्स नेचर को कैसा ग्रो करते हैं, नेचर को कैसा प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने दोनों चीजें बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने जितने भी एपिसोड सुने सुने बहुत ही एक्सपर्ट लोग और सभी थे। मैं ट्राइबल की तरफ से मेरा पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश किया हूँ। और नेचर के लिए, मदरलैंड के लिए भी ट्राइबल्स लोगों के और ह्यूमन नेचर के बारे में भी मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए कि अभी मॉडर्न डेज में हम लोग बहुत सारे थेरीज एंड फिलोसॉफी सब है, लेकिन प्रैक्टिकली ये लोग कैसा करते हैं वो भी मैंने थोड़ा सा रखने की कोशिश करी है। मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ कुछ चीजें तो मुझे पता नहीं, मैंने सब थोड़ा मिक्स करके बोला है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आई होगी ऐसा आशा करता हूँ। और फादर पीटर जी ने मुझे ये मौका दिया। मैंने देखा कि बहुत सारे बहुत एक्सपर्ट लोग एंड बहुत एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे ये मंच पे बात करते हैं। तो उस हिसाब से ये फादर ने मुझे मौका देना थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि इतना नॉलेज
शायद मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने मेरा पर्सपेक्टिव मेरा ट्राइब के तरफ से आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इसके ऊपर कोई भी आपको क्लियर पूछना है, कुछ चर्चा करनी है, तो मैं ओवर टू फादर करता हूँ। Thank you for your exposition. Now we'll invite the audience to ask questions for clarification. So whoever would like to ask any question, please unmute yourself and ask. Mr. Burkut will explain. Yes, Robert? Yeah, sir. Very good, okay. Yes, sir. Audible. Yeah, okay. सर आपने कहा कि ट्राइबल और नेचर का बहुत साम्य है। आपने बहुत अच्छा हमें एक सबक सिखाया है। लेकिन ट्राइबल जो है वो लोग आज प्राचीन या ट्रेडिशनल रहे हैं। उन्हें ग्रामीण भाग में रूरल एरिया में रखा गया है कि वो लोग बहुत प्राचीन है, आउटडेटेड है, ऐसे आज का मॉडर्न जमाना मानता है। आपको क्या लगता है कि ट्राइबल लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, डॉक्टर बने हैं और अपने ट्राइबल सिचुएशन से बाहर जाकर मॉडर्न जो दुनिया है उसको उन्हें स्वीकारा है। लेकिन इससे उसका जो उनका जो रिचुअल है वो एक तरह से टूटने का तरीका हुआ है। आपको क्या लगता है, ट्राइबल लोगों ने रूरल एरिया में रहना चाहिए? क्योंकि अगर साइंटिफिक वर्ल्ड बाहर दूसरे देश में गए या इंडिया के बाहर चले गए तो शायद उनको उनका जो रिचुअल है, उनका जो खेती याड़ी है, उनका जो वैल्यूज है, उसको उनका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपने सही सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि एजुकेशन से उनका जो बिलीफ सिस्टम है या उनके जो प्रिंसिपल्स है उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन बात करेंगे हम लोग नेचर के बारे में, जैसा कि उनका पूरा सेटअप या उनका पूरा डिपेंडेंसी नेचर में है। तो जैसे कि हम लोग अर्बन एरिया में जाते हैं तो वो एक अलग से एक नया रिफॉर्म ट्राइबल फिलोसॉफी बनेगा या मान लीजिए थियोलॉजी बनेगा। वो तो ओरिजिनल नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले जैसा रहना तो उसको नेचर में ही रहना है। वो अर्बन एरिया में रहेगा तो उसका कुछ रिचुअल तो नेचर के साथ इतना कनेक्टेड है, तो वो फिर अलग से जैसा कि एक न्यू फॉर्मेट में एक नया थियोलॉजी फिलोसॉफी बनेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लेकिन जो मोरल वैल्यू है वो कितना भी हाईली एजुकेटेड हो जाएगा, वो तो नेचर के बारे में कंजर्वेटिव ही रहेगा, मदर के बारे में कंजर्वेटिव रहेगा, और उसके जो प्रिंसिपल है वो तो सबों के लिए, अदर कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल नहीं रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। So one question. Yes, Father. See, today the area where the tribals are living, the forest areas are being attacked from all sides by the government and other vested interests, etc. And so the tribal way of life is being challenged. Now, how do the tribals protect themselves and the forests, which is their wealth? What is the way out? फादर जी, इसके लिए मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन हम लोग देखते हैं तो ट्राइबल के अस्तित्व के लिए, ट्राइबल्स के अस्तित्व के लिए लड़ाई
मतलब बैटल नहीं किया जा रहा है, तो बात करी जाती है रिजर्वेशन के बारे में। मान लीजिए कुछ ट्राइबल कन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म में या क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो बात करी जाती है रिजर्वेशन के बारे में, नोट द ट्राइबल्स कम्युनिटी और ट्राइबल्स के फिलोसफी थियोलॉजी उनका जो भी है उसके बारे में, वो कंजर्वेशन के बारे में बात नहीं करी जाती है। वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उनके जो रिसोर्सेस है, Connection. Disconnected. Sir, you're muted. Voice is not heard. Unmute. it is unmuted only. Yeah. Now it's audible. या सो मैं बात कर रहा था कि एक संस्था, एक डॉक्टर गोविंद गारे करके है पुणे में, उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है 200 साल के पहले का कुछ स्टडी है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आदिवासीज एंड ट्राइबल्स को जहां पर वो रह रहे थे उस एरिया के वो पूरा उनके नाम था, लेकिन वो बीच वाला, जैसे फादर जी ने बताया, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो उनके एजुकेशन के वजह से या नहीं था, इसके वजह से वो अभी तो लैंड भी उनके नाम पर नहीं है। तो जो लड़ाई लड़ना है वो रिजर्वेशन से हटाकर, मतलब ध्यान हटा करके उनका अस्तित्व के लिए, उनका जो एथिक्स है, उनके जो मोरल वैल्यू है, वो कंजर्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि आरक्षण के बेसिस पे ओनली। जो किसी कारणवश किसी भी कम्युनिटी में कन्वर्ट हुए, तो फिलहाल तो ज्यादा करके इसका ही मतलब डंका बज रहा है कि जो कन्वर्ट हो गए किसी भी कम्युनिटी में उनका आरक्षण चला जाएगा। उनका आरक्षण चला जाएगा वो एक अलग बात है, चला जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो उनका वो ओरिजिनलिटी थी, वो जी रहे हैं, वो जी पा रहे हैं, या उनको कुछ अफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में काम करने की जरूरत है। और इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है कि उसको कैसे कंजर्व कर पाएंगे। कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ मतलब स्कॉलर के मुताबिक, बेस कल्चर इज इंडिजिनियस कल्चर ऐसा बोला जाता है। तो उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, वो वैल्यूज अभी भी मतलब बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि वो वैल्यू पेरिस नहीं होना चाहिए, उसको कंजर्व करो और पूरी दुनिया को सिखाओ। तो इसके बारे में ट्राइबल्स में भी, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में आया है, एजुकेटेड है, वो लोगों ने काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। इस ये प्लेटफॉर्म जैसे आपने दिया, वैसा और प्लेटफॉर्म मिलकर के ये सब चीजें दुनिया के आगे आनी चाहिए, तो कुछ उसमें हो सकता है। Thank you. Because one problem is, you see, when you get educated and then you take on the values of the world, which is maximum profit for yourself. And in your tribal approach, you never destroy nature fully. You only take what you need. Yes. So there's always that awareness that the world belongs to everyone. Resources of the world belong to everyone, which I think we have forgotten in the modern world. That is our problem. Yes. Exactly, Father. Thank you. Welcome. Thank you. Anyone else would like to ask a question? Yeah, another question I would like to ask is about the tribal animals more connected with nature, and they have a whole philosophy and whole way of looking at nature and religion, which is connected with nature.
But there are other organized religions like Islam, Christianity, Hinduism. Hinduism is more open toward animist like trees, snakes, animals, and all that. Hinduism seems to be very closely connected, and Hinduism is trying to absorb the tribal culture. So, in this context, which religion you think is very closer to the tribal kind of a religion, where tribal philosophy or religion? Hinduism is closer, or the institutional religion? They also try to say that tribals are very innocent. Which religion will be closely associated with tribal, or they can get connected to them? ये तो बहुत बड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है फादर जी। That's a और हाँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत डिबेट वाला क्वेश्चन है। और अगर अलग अलग ट्राइबल्स के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अभी कुछ लोग बोलेंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि एक संगठन के अनुसार, शायद नाम लेना उचित नहीं है, तो उसके मुताबिक ज्यादा करके लोग कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में, जैसे कि और उसके बाद क्रिश्चियनिटी या इस्लाम जो भी है। तो यहाँ का एक लोकल ट्राइबल संगठन है, उसके मुताबिक, और वो लोग वो फॉलो करते हैं, जैसे कि इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी रिचुअल्स होते हैं, उसमें उनका एक अलग से फॉर्मेट है, अलग से टीचिंग है, सब थियोलॉजी उनका अलग है, फिलोसॉफी अलग है। और जो लोग कन्वर्ट किए हैं वो तो उसका फॉलो करते हैं। मतलब मान लीजिए नया घर बनाया, मकान बनाया, उसमें आग जलाना है पहला, तो ट्राइबल्स का अलग से रिचुअल है, वो लोग वास्तु शांति नहीं करते हैं। और जो भी स्टेप्स है उसका नाम रखने का, उसका अलग से रिचुअल है। वो लोग ये अभी जो एस्टेब्लिश रिलीजन है उसके जैसा नहीं करते, उनका उनका अलग से है। तो बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है फादर जी। तो मेरा शायद कैपेसिटी नहीं है वो क्लियर कर पाऊँ, तो सॉरी। So thank you for that explanation, because I think the idea is not to No compare problem. one religion with another, because each religion comes from a certain culture and it is in a way limited to that culture. So even for example, Hinduism is a very wide topic, and within that there's a varieties in a way of Hinduism. So even the Supreme Court does not define Hinduism, because it is a variety of cultures put together. So I think we need to realize that each religion is confined in a way, influenced by the religion culture in which it grows, and then it depends how it adapts. And each one has their value systems, and what we can learn, we learn from them, otherwise we continue. But we keep to our religion and try to see how we can enrich it. Because, for example, in the tribal community, the sense of solidarity with nature and with each other is a very valuable thing. Yes, sir. So that is a value which we need today, the collective sense. I think that is a very important value for us. Anyway, so thank you very much, Mr. Vijay Murkut, for your explanation, for taking time out to enlightening us on the Wadlis. Because we have had talks by fathers who work with, or who are tribals from Ranchi, from the Jharkhand area. We've had from Gujarat, we've had from Kerala. So each one has a slight different perspective, even though they're all rooted in nature in their areas. So it's good to listen to each other. So thank you very much for your exposition, and thank the audience for your participation and asking questions. Now our last program will be on the 19th, where we will listen to the Christian perspective on our attitude towards nature and towards the earth. So you're all welcome to come and attend that last session of ours for this year. So thank you very much for your participation. And सभी फादर पीटर जी को मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रोग्राम के लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं पूरा एपिसोड पिछले वाले सब सुना, तो मुझे भी बहुत हेल्पफुल लग रहा है मेरे फॉर्मेशन के लिए। और जितने भी ऑडियंस है, मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर भी पेशेंटली सबने सुना।
और मोर देन दैट सबने क्वेश्चन भी किया तो मुझे अच्छा लगा। तो सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you and good night. God bless.